आपको इससे पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन एंड नॉन इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन और विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी लोग ये जस्टिफाई कर पाए कि आपको इंडिपेंडेंट ये जो इंफॉर्मेशन जो है वो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then objects are said to be in information, whereas non-information if an object covers unequal distance in equal interval of time then objects are said to be in non-information। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टाइम के बारे में। तो टाइम जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट। तो अगर अभी ग्राफ क्या है, व्हाट इज एन ग्राफ, व्हाट इज ए ग्राफ। तो ग्राफ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। ग्राफ जो है दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ओके, तो इस केस में जो है अगर हमें दो वेरिएबल क्वांटिटी दिया है, अगर वो उस केस में टाइम दिया हुआ है तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। टाइम को हम हमेशा किस एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर। और स्टैंडर्ड यूनिट जिसको एसआई यूनिट कहते हैं ऑफ टाइम जो है वो क्या है, सेकेंड है। तो एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है आपको बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स के बारे में बताया, वो रिपीटेड देमसेल्व्स ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर वो फेनोमेना रिपीट कर जाता है। जैसे दिन और रात का होना, ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है ना। दिन और रात का होना जो है वह रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। वो 24 आवर्स के बाद फिर अगेन दिन आएगा। रात हो गई तो ऐसा नहीं कि हमेशा रात ही रहेगी, वह दिन फिर आएगा, सूर्योदय होगी अपनी टाइम पर। तो ये एक पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम या रेगुलर इंटरवल, इस इवेंट्स को पीरियोडिक इवेंट्स कहते हैं और इस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन जो है प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे हम लोग कि सर्कुलर मोशन क्या है ना। आपको रोटेटरी मोशन क्या है, रेवोल्यूशन मोशन क्या है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओके, अभी हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम में आप देख रहे हैं कि आपके बुक में आप फिगर पहला जो दिया हुआ है सन डायल का फिगर दिया हुआ है ना। यानी विद द हेल्प ऑफ पहले जो ओल्डेस्ट जो आपको ट्रेडिशन था उस केस में सन डायल के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते थे है ना टाइम का कि कितनी बजी है ना। दूसरा था आपको डिवाइसेज में वो आपको आवर ग्लास था। वो आवर ग्लास के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते थे कि कितनी घंटा बीत गई है ना, कितना टाइम हो गया। जो आपके फिगर में वाटर क्लॉक है ना, वाटर, ये सब यूज किया जाता था। यानी सन डायल, द आवर ग्लास और वाटर क्लॉक, इट इज दीज आर यूज टू मेजर टाइम। इस सभी का यूज किसके रूप में किया जाता था, टाइम को मेजरमेंट करने के रूप में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम जो यूज भी करता है, इट इज मेड ऑफ मेटल बॉल attached to taut light string or thread that is fixed rigidly at one end। जैसे कोई बॉब लिया है ना, उस कोई मेटल बॉल लिया, उसको कोई स्ट्रिंग से टाइट कर दिया और उसको लटका दिया है ना कोई फिक्स्ड रिजिड बॉडी के सपोर्ट में, और उसको हैंग करेगा तो वो क्या है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपना मोशन रिपीट करता है ना। तो जो ये कहता है, तो यहाँ पे आपको सिंपल पेंडुलम का डिफिनेशन भी है कि इट इज मेड अप ऑफ मेटल बॉल अटैच टू ए टॉट light string or thread that is fixed rigidly at one end। The bob of pendulum is free to oscillate when the pendulum is at rest, it is its mean position। अब देखिए
आपको जो है कोई चीज को हैंग कराते हैं, है ना, तो वह चीज को अगर हम हैंग कराए, है ना, ये चीज हैंग किया तो, और ये पोजीशन मीन पोजीशन काला है, और ये इसको मैंने रोटेट करवाया, अगर ये ऐसी पोजीशन पर चला गया तो दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है। जैसे कि आपके फिगर में दिखा रहा है ना, कि ये फिगर देखिए आप, है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये बीच वाला जो है मीन पोजीशन है, और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के अबाउट वो मेटल बॉब है, जो आपको स्फेरिकल टाइप का लटका हुआ है, दैट इज मेटल बॉब। वह क्या करता है, वो मीन पोजीशन के अबाउट मूव करता है, और ये द बॉब ऑफ पेंडुलम इज फ्री टू ऑसिलेट व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट इज इट its mean position. When the bob of the pendulum is slightly displaced, उसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द बॉब अंडरगोज ए रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब हुआ आगे पीछे, वह मीन पोजीशन के आगे पीछे वह मूव करने लगता है। जैसे ही हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन से, तो वह क्या रहता है, टू एंड फ्रो, यानी वह आपको आगे पीछे वो डिस्प्लेस करने लगता है। द बॉब अंडरगोज ए रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन। वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्विवेलेंट टू वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। तो जब मीन पोजीशन पे बॉब को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर मेन पोजीशन पर जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। तो इस तरह के जो एक कंप्लीट यानी एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग वन ऑसिलेशन कहते हैं ऑफ द पेंडुलम। One oscillation gets completed when the pendulum goes from one extreme position to its mean position, then to the other extreme position, again to its mean position, and then finally back to initial extreme position. यानी मीन पोजीशन पर था, गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, उस एक्सट्रीम पोजीशन को हम इनिशियल पोजीशन कहेंगे। फिर इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन से वो क्या हो गया, बैक आया, कहाँ पर, मीन पोजीशन पर आया, मीन पोजीशन से फिर दूसरे साइड तरफ एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर मेन पोजीशन पर आया, फिर स्टार्टिंग का जो इनिशियल पोजीशन था वहाँ आया। इस तरह के वहाँ इस जो कंप्लीट रोटेशन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। उसको ही हम लोग वन ऑस, मतलब इसमें कितने बार, पहले मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, वो कहाँ पहुंचा, फर्स्ट इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, फर्स्ट इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन से फिर वो रिटर्न बैक हुआ मीन पोजीशन के बाद, फिर सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, फिर सेकेंड से मीन पोजीशन पर आया, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, है ना। तो इस इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, कि वन ऑसिलेशन, है ना, ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, तो यानी वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम में कोई प्रॉब्लम है किसी को समझने में, आपके बुक में भी क्लियरली दिया है। तो आप देख करता है कि ये जो टाइम टेकन टू वन कंप्लीट ऑसिलेशन बाय द पेंडुलम इज कॉल्ड नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, है ना। आपको एक ऑसिलेशन कंप्लीट पूरा होने में जितना टाइम लगता है, that is called time period of the pendulum. It is denoted by capital T. तो इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। देख रहे होंगे कि आपकी एक्टिविटी 3 को आप लर्न करें। एक्टिविटी 3 में क्या है कि हमने अगर इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन ए को माना, ओ क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, और बी क्या हो गया, सेकेंड। आपको ये जो आप फिगर देख रहे हैं एक्टिविटी 3 में, ए क्या हो गया, इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, ये इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। ओ जो हो गया वो आपको वो हो गया मीन पोजीशन, और बी जो हो गया वो सेकेंड इनिशियल पोजीशन हो, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक है, तो अगर ए से बी की ओर गया, फिर बी से ए की तरफ आया, यानी
शुरू स्टार्टिंग में आ जाए तो उसको हम लोग वो आपको हो गया वन ऑसिलेशन, और इस वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम टेकन लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? और किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है आद्या? आकृति प्रॉब्लम है? तो देखो नेक्स्ट, तो आप एक्टिविटी 3 को पढ़ें और जो बताया है, किसी को प्रॉब्लम है तो आपको ये टाइम पीरियड ऑफ द सैंपल पेंडुलम जो है वो मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप हैवियर बॉब को लगाए या लाइटर बॉब को लगाए, वो किस पे डिपेंड करता है? तो लेंथ ऑफ द बॉब, ये जो हमने बॉब और फिक्स पोजीशन के बीच में जिस स्ट्रिंग के हेल्प से, जिस थ्रेड के हेल्प से बॉब रोटेट कर रहा है उसका लेंथ पे डिपेंड करेगा, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास से कोई, इसीलिए आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द थ्रेड कितना है। तो आपको टाइम टू 10 ऑसिलेशन, एक 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, है ना? अगर वो हमें फाइंड आउट हो गया, मान लीजिए कि एक ऑसिलेशन में बहुत कम टाइम लगता है, तो उसको फाइंड आउट करने में हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, है ना? तो इसीलिए 3 ऑसिलेशन का टाइम देख लेंगे कि कितना लगा, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। ठीक है? आकृति, तो इस केस में आप देखेंगे कि आप इसको हैवियर बॉब लिया, लाइटर बॉब लिया, और हर एक केस में आप ये निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज होता है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो डिपेंड्स करता है लेंथ ऑफ द थ्रेड पे, वो लेंथ कितना है उस थ्रेड पे डिपेंड करेगा। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी 3 टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसको निकालने का तरीका बताया है ना, उसको एक्टिविटी के हेल्प से। ओके, आप एक्टिविटी के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, है ना? तो आप इधर टाइम पीरियड नियरली सेम इन ईच केस कहता है कि हर एक केस में क्या टाइम पीरियड नियरली सेम होगा, विल फाइंड ए स्लाइटली चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेस डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम थोड़ा सा चेंज भी कर देंगे तो टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। The pendulum of given length takes a definite time to complete one oscillation. So if two pendulum of same length are taken, they will take the same time to complete one stage. This observation led to design of the pendulum clocks. तो अभी हम लोग कौन कौन से वॉच को यूज कर रहे हैं, डिजिटल वॉच को, क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल क्लॉक को, हम लोग ये सब जो है ये ज्यादातर लोग यूज कर रहा है अभी, है ना? लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि nowadays we use digital and quartz crystal clocks having suitable circuit in them. These clocks are much more precise than pendulum clock. तो कहता है कि ये जो डिजिटल क्लॉक है या क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक है वो सिंपल पेंडुलम से फार बेटर है ना इसमें, और आपको इसमें एक्यूरेसी भी है और एग्जैक्ट टाइम टेकन बताता है। The automobiles are fitted with devices that directly measure the distance covered in kilometers and show their speed in different time.
These devices are known as odometer and speedometer. ओडोमीटर क्या करता है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल, कोई भी व्हीकल चाहे बाइक हो या कार हो, उसमें ओडोमीटर का काम है डिस्टेंस मेजर करना, और स्पीडोमीटर का काम है वो स्पीड को मेजर करना। नाम से ही क्लियर है। तो ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस। ओडोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज हम लोग किसमें करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करने में। whereas speedometer is a device for that are used for find the speed of the vehicles, है ना। तो वह vehicles का क्या स्पीड है एट इंस्टेंट वो हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर। ठीक है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस टू डिस्टेंस और टाइम ऑफ स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हैं कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द एनीथिंग व्हीकल और एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना टाइम लगा उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। ओके। तो हम लोग एक्टिविटी 3 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी 3 में कहता है टू मेजर द स्पीड ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। जो ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे आप स्पीड मेजर कर सकते हैं। ओके। तो इसमें शुभ नारायण, आनंद कुमार, ये ये नाम आनंद कुमार करके तो नहीं था कोई, दो नाम है। 44 न्यू स्टूडेंट। तो जागृत राज, आप एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन करें। जागृत या कविश। जागृत ये आप जो है ना आप एक्टिविटी 3 को एक्सप्लेन करो। सुनाई दे रहा है? जागृत नहीं सुनाई दे रहा। विपाशा तुम कर सकती हो? Yes, sir. बोलो एक्टिविटी। To measure the time, to measure the time period of a simple pendulum, set up a single pendulum as जोर shown से in the बोलना figure. है। To measure the time period of a simple pendulum, set up a simple pendulum as shown in the figure. Use a definite length of the thread that has a metal bob attached at its free end. Let the bob of a pendulum come to rest at its mean position 0. Display the bob of the pendulum to one side and release it gently. Let the pendulum oscillate for some time. Start a stopwatch with when the bob is at one of its extreme position. Let the bob complete stay same 10 oscillation. Stop the watch clock at its install and record the time taken to complete these 10 oscillation. The period time of its the time period it is the time divided by 10. The repeat the above प्रथम activity a few times and record your observation in a tabular form. प्रथम सुन रहे हो? प्रथम प्रथम सुनाई दे रहा है? राजवीर, राजवीर तुम बोलोगे एक्सप्लेन करो एक्टिविटी 3। राजवीर
क्या हुआ, जोर से बोलो। राजवीर, नहीं। तो नेक्स्ट और कोई करेगा, अपना हैंड रेज करोगे। सानिद, सानिद। तो यानी तो ये चैप्टर नियर अबाउट टू फिनिश है, और इसमें हम लोग ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के बारे में डिस्कस किया। और इसमें कहता है कि कोई फ्लैट वुडन बोर्ड लो, या जिसको आप इंक्लाइन, जैसे आपका कोई कार्डबोर्ड जो एग्जाम देने के लिए लाते हैं, है ना, उसका भी आप यूज कर सकते हो। ऑर्डिनरी वुडन बोर्ड और सरफेस ऑफ दैट कैन बी केप्ट इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल्स, है ना। कोई भी बुक है, बुक को आप इस तरह से इंक्लाइन कर सकते हैं आगे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये इंक्लाइंड हुआ, है ना, ये हॉरिजेंटल हो गया, जब 0 डिग्री हो गया हॉरिजेंटल हो गया, ऐसे करके इंक्लाइंड हुआ। तो कोई भी वुडन बोर्ड या कार्डबोर्ड ये सब का यूज हम कर सकते हैं, कोई भी इंक्लाइंड, ताकि वह इंक्लाइंड प्लेन बन सकते हैं, है ना। Also take various subject like a pencil, a toy car, or a plastic ball, a glass ball, and a tennis ball, which can roll slide to the inclined plane. तो आप क्या करेंगे कि एक कोई वुडन बोर्ड लिया, वुडन बोर्ड पे आप एक कोई प्लास्टिक बॉल या कोई अदर बॉल्स को उस पे रोल करने के लिए छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस केस में हमने अगर रोल करने के लिए, और आप क्या करेंगे, टाइम स्टॉप वॉच के हेल्प से आप टाइम फाइंड आउट करेंगे, और फिर स्केल के हेल्प से टाइम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स, जैसे पेंसिल हुआ, पेंसिल भी रोल आउट कर सकता है, कोई टॉय कार है, या प्लास्टिक बॉल है, या टेनिस बॉल है ना, जो इंक्लाइंड प्लेन पर वो रोल कर जाए, है ना, उसको लेना है। और उस केस में आपको वो टाइम टेकन वॉज विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, आप टाइम कितना लगा उसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम आने में, यानी उस इंक्लाइन पर, ये अगर इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच फाइंड आउट कर लेंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल इतनी दूरी फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, या स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, उसको डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड, जो आपको इसमें ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है, जैसे आप पेंसिल ले सकते हैं, कोई टॉय कार ले सकते हैं, है ना, कोई बॉल ले सकते हैं, प्लास्टिक बॉल। तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का नेम देना है, जो जो लेंगे, जो आपको वुडन बोर्ड जिसको इंक्लाइन करके डिफरेंट दे, डिस्टेंस कितना कवर किया और टाइम कितना लगा। और इसके बाद एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए उसको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो उसका एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो जा सकता है, ठीक है। तो आप इस केस में एवरेज स्पीड आप कंप्लीट ट्रेवल कर लिया, और यह हाफ से ट्रेवल करता, दोनों को आप ऑब्जर्व करेंगे, दोनों केस में एवरेज स्पीड जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट हैपेंस टू एवरेज स्पीड इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन इज चेंज, अगर हम उसको एंगल को बदल दे तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ये आपको उसमें क्वेश्चन अराइज होता है। जैसे मैंने वुडन बोर्ड लिया, उसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन किया, और जैसे बॉल है, बॉल ही लिया, डिस्टेंस उतना ही है, तो उसका एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हम निकाल लेंगे। और
उससे एवरेज स्पीड, तो आप क्या इसके टाइम पर कोई चेंजेज आया ये आप देखेंगे। तो एंगल पर भी वो एवरेज स्पीड जो है फर्क पड़ेगा, है ना। मैथ्स में भी आप डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े ही होंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल 3 में आप कहता है कि द शताब्दी एक्सप्रेस टेक 6 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ। कोई शताब्दी एक्सप्रेस है ना, ट्रेन का नाम है, जो आपको न्यू दिल्ली से लखनऊ तक का जो उसका एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है ना। कितने टाइम सेकेंड लगा, 6 आवर्स। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द दिल्ली टू लखनऊ, कितना डिस्टेंस है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप, तो उस केस में, है ना, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है और टाइम का यूनिट जो है वो आपको, है ना, वो आप आवर में होना चाहिए, तभी आवर आवर विल बी कैंसिल। तो उस समय में आपको डिस्टेंस का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा। अगर हमें ये स्पीड का वैल्यू दिया है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम का यूनिट अगर मी सेकेंड में है, तो आपको क्या करना होगा, यूनिट को चेंज करना होगा। सेकेंड को आइदर वो आवर में कन्वर्ट करना होगा या किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तभी आपका जो है वो मतलब कैलकुलेशन सही आएगा, यूनिट सेम आएगा। और ये ध्यान रखना है कि जो हमें स्पीड का यूनिट लेंगे मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ टाइम सेकेंड में डालना होगा, तभी सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा। अगर हमें किलोमीटर पर आवर डालना है तो टाइम जो है वो आपको आवर में डालना होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, आवर आवर विल बी कैंसिल। ओके, और कोई प्रॉब्लम्स। अंकिता आनंद, तुम्हें अनम्यूट किया जा रहा है, तुम अपने आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। अब रेज किया हुआ है इसको बेकार का, है ना, तुम्हें अनम्यूट किया जा रहा है और आपको चांसेस मिल रहा है, आप अपने आप। सर हाँ बोलिए। सर दो एक्टिविटी थी है क्या, बुक में। सर एक ही चैप्टर में 2 एक्टिविटी थी है। हाँ तो वो मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक हुआ तो वह कोई प्रॉब्लम है, मिस्टेक किससे भी नहीं होता है, वो तो ह्यूमन का ये नेचर है, वह गलती होगा ही, है ना। ह्यूमन में गलती ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो वह प्रिंटिंग एरर है ना, तो वो एक्टिविटी है, तो वह हम आप समझ में है ना जी, तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, उसका यूटिलाइज करो। और कोई, तो आप ये कैलकुलेशन और ग्राफ के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि ग्राफ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी। ग्राफ जो है दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करता है। ओके, अब जो है रेस्ट आपको 6 मिनट या 5 मिनट बचा हुआ है, तो बैटरी लो हो चुका है, तो मैं बंद कर दूं। हैं? तो ग्राफ ये दो रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा आपको कहाँ रखना होगा, वह एक्स एक्सिस पर रखना होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में ग्राफ क्या दिया, यूजिंग ग्राफ आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्पीड से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ जो डिस्टेंस टाइम है वो स्पीड को फाइंड आउट करता है। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इट मींस कि वो इनफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे
we choose appropriate scales to represent value of distance. हम लोग distance and time on the scale should not be too large and too small. ना ही वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है. और it should be such that enables you to utilize the maximum part of the graph. ये ऐसा होना चाहिए ताकि हम ग्राफ का मैक्सिमम पार्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके. दूसरा पॉइंट है कि मार्क द वैल्यूज फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू चूजिंग स्केल.